गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग सब स्टूडेंट्स को फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं अरविंद जारवाल अर्थशास्त्र एकेडमी आपके सामने नए टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 आरबीसी बोर्ड। पिछले वीडियो में मैंने आपको मांग में परिवर्तन से मांग मात्रा में किस प्रकार परिवर्तन होता है उसके ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा की थी। इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने ये बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में मांग में जो परिवर्तन होता है वो किस रीजन से होता है, ऐसे कौन कौन से इफेक्ट हैं जिस कारण से मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है। वैसे तो नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, चाहे वो मौसम हो, समय हो, उपभोक्ता की आय हो, वस्तु की कीमत हो, फैशन हो, डिजाइन हो या भावी कीमतें जो भी हों, वो सभी कहीं ना कहीं मांग को प्रभावित करती हैं। लेकिन हम ये यहाँ पर ये बताने का आपको प्रयास करेंगे कि मांग को प्रभावित करने के वाले जो तत्व हैं उनमें सबसे पहला जो पॉइंट हम लेके आएंगे वो रहेगा आपका आय में वृद्धि। चलो चर्चा करते हैं इसी चीज को लेकर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 3 का, और आपका जो टॉपिक है वह है वस्तु की मांग पर प्रभाव। वस्तु की जो मांग है उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो किस कारण पड़ता है, किन तत्वों के कारण पड़ता है, ठीक है। और उनमें सबसे पहला जो प्रभाव है वो प्रभाव आपके पास है आय में वृद्धि। अगर किसी रीजन से वस्तु की जो आय है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसमें तेजी से क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, अपने डिमांड बढ़ाएगा, मांग बढ़ाएगा, वो ज्यादा वस्तुओं को खरीदेगा, और ज्यादा वस्तुओं को खरीदेगा, सिंपल सी बात है, तो डिमांड बढ़ने से पूरी मार्केट पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जब जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तब तब डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और डिमांड इंक्रीज होती है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसे हम एक डायग्राम के द्वारा भी प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपका पॉइंट है, किस कारण से संबंधित वस्तु कीमतों में वृद्धि, जो भी वस्तुओं की कीमतें हैं किसी से एक दूसरे संबंधित हैं, यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स को चर्चा करेंगे। जैसे कि संबंध वस्तु की बात करेंगे तो हम पूरक वस्तुओं की बात करेंगे, हम प्रतिस्थापन वस्तुओं की बात करेंगे, ठीक है। पूरक वस्तु अच्छे से जानते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु सभी जानते हैं, और यहाँ पर इन बिंदुओं को लेकर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में पूरक वस्तु क्या है और प्रतिस्थापन वस्तु क्या है, और किस कारण से वस्तु की मांग पर प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहला हम ले पॉइंट आपके पास प्रेजेंट करेंगे आय में वृद्धि का। इनकम जब जब इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं वस्तु की मांग पर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, और उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य रूप से वस्तु की मांग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, जिसे एक डायग्राम द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आपके सामने ग्राफिक जो एक रेखा चित्र जो होगा वो आपको बताएगा कि कैसे आय बढ़ने पर कहीं ना कहीं जो मांग है वो किस प्रकार बढ़ रही है। मैं आपको इसको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा इस डायग्राम को। उम्मीद करता हूं सब स्टूडेंट को समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से इसको देखने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे सपोज करो प्रारंभिक जो उपभोक्ता की आय है ओ वाई अक्ष पर इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आय हमेशा ओ वाई अक्ष पे आएगी और वस्तु की मांग हमेशा ओ एक्स अक्ष पर आएगी, ठीक है। उपभोक्ता की आय ओ वाई है तो उस समय उपभोक्ता वस्तु की मांग ओ क्यू के बराबर करता है, ठीक है। और यहां पर जो बिंदु है वो ए है, तो आई ए, ठीक है, ओ आई ओ क्यू और ए पॉइंट पर हम ये मान सकते हैं प्रारंभिक उपभोक्ता की आय के अनुसार उपभोक्ता यहाँ पर इन वस्तुओं की मांग कर रहा है। यदि किसी कारण से सपोज करो कोई भी रीजन हो जाए और जो उपभोक्ता है उसकी आय बढ़ जाए, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूं सपोज करो प्रारंभिक में उपभोक्ता की जो आय है वो कहीं ना कहीं 100 रुपए है, ठीक है। अचानक आय 100 रुपए से बढ़कर क्या हो जाए, 200 रुपए हो जाए, क्या हो जाए, 200 रुपए हो जाए, ठीक है। चलो यहां पर सपोज करो जब उपभोक्ता की आय 100 रुपए थी तो उस समय वो लगभग
20, 20 मैं यहां पर लिख सकता हूं केलों को खरीद रहा था, ठीक है ना। 20 केलों को क्या कर रहा था, वो परचेज कर रहा था, खरीद रहा था, ठीक है। अचानक जैसे आय उसकी 100 से बढ़ के 200 हो गई, तो उपभोक्ता ने क्या किया, केलों की जो क्वांटिटी है, ठीक है, केलों की जो मात्रा है वो 20 से बढ़ा कितनी कर दी, 40 कर दी। कितनी कर दी, 40 कर दी, ठीक है। और इस प्रकार जो संयोग बिंदु है वो ए से शिफ्ट होकर क्या हो गया, बी हो गया। और यहां पर हम बता सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर कि जब जब आय बढ़ेगी तब तब कहीं ना कहीं उपभोक्ता की मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। और इस प्रकार जो डायग्राम बनेगा वो कहीं ना कहीं कैसा होगा, पॉजिटिव डायग्राम होगा, ठीक है। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। चलो आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपके सामने जब जब हम अपना डायग्राम बनाएंगे, और स्टूडेंट सभी सुनने ध्यान से, जब जब डायग्राम बनाते हैं तब तब हम क्या करते हैं कि डायग्राम की व्याख्या जरूर लिखते हैं, क्योंकि बिना व्याख्या के हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। एग्जामिनर को हमें बताना पड़ता है कि डायग्राम क्या प्रेजेंट करने जा रहा है। डायग्राम में स्पष्ट है कि ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की मांग को और ओ वाई पर उपभोक्ता की आय को दर्शाया गया है, ठीक है। प्रारंभ में उपभोक्ता की आय जब ओ आई है थी तो वस्तु की मांग ओ क्यू थी, ठीक है ना। प्रारंभ में जब उपभोक्ता की आय क्या थी, ओ आई थी, तो वस्तु की मांग क्या थी। यहां पर आपके सामने जब उपभोक्ता की आय ओ आई है तो उस समय वस्तु की मांग ओ क्यू है। जब उसकी आय बढ़कर ओ आई फर्स्ट हो जाती है तब मांग बढ़ के हो जाती है, ओ क्यू फर्स्ट हो जाती है। तो यहां पर हम ये बता सकते हैं कि क्यू से Q1 तक की वृद्धि किस कारण से हुई है, आय में वृद्धि के कारण हुई है। तो ये हम स्पष्ट बता सकते हैं कि जब जब आय बढ़ेगी तब तब कहीं ना कहीं वस्तु की जो मांग है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये नीचे गिफिन गुड्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। गिफिन गुड्स क्या है, घटिया वस्तु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि ऐसा स्वाभाविक रूप में देखा जाता है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो वो लगातार वस्तु की मांग बढ़ता जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उपभोक्ता एक समय तक मांग करने के बाद पैसों को क्या करने लग जाता है, रुपीस को सेव करने लग जाता है, उनको बचाने लग जाता है। लेकिन बहुत बार इसका उल्टा हो जाता है कि आय बढ़ने पर मांग अगर एक बिंदु के बाद बढ़ना बंद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र में उसको हम गिफिन गुड्स कहते हैं। कोटि की वस्तुओं के नाम से या निम्न कोटि की वस्तुओं के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। जैसे डालडा घी, मोटा अनाज एंड एक्स्ट्रा। और यहाँ पर गिफिन एक अर्थशास्त्री का नाम है, एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, जिसने जब ये बताया कि मांग का नियम जहां पर फॉलो नहीं हो रहा था तो उसने जब अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की सिचुएशन रखी तो अर्थशास्त्रियों ने, अन्य अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार की स्थिति को ही गिफिन गुड्स के नाम से जाने लगा, ठीक है। आगे आपका सेकंड जो पॉइंट मैं आपके पहले भी चर्चा भी कर चुका हूं, ये पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं कि इसमें बताया गया है कि संबंध वस्तु की कीमतों में वृद्धि। संबंध मतलब जो एक दूसरे से लिंकेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, अगर उनकी कीमतों में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था पर दो प्रकार से हम उन वस्तुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। एक आपके सामने वस्तु रहेगी पूरक वस्तु और दूसरी वस्तु रहेगी स्थानापन्न वस्तु। पूरक वस्तु के बारे में बता चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। वह वस्तु जो एक के बिना दूसरी अधूरी हो वो वस्तु कहलाती है पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु वह वस्तु कहलाती है जो एक के स्थान पर दूसरे की पूर्ति कर दे, वो वस्तु कहलाती है स्थानापन्न वस्तु। इसे मैं एक व्याख्या या ये बोल सकता हूं, एक परिभाषा के द्वारा प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। मैं एग्जाम्पल भी लेके आया हूं जो पूरक वस्तु का एग्जाम्पल है, और उसे ग्राफिक चित्र द्वारा भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पूरक वस्तु की मूल्य में वृद्धि का वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक पूरक वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है और दूसरी पूरक वस्तु की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। सिंपल सी बात है, अगर एक वस्तु दूसरे के बिना अधूरी है तो एक की जब कीमत बढ़ेगी तो दूसरी की मांग स्वतः क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि पूरक वस्तुएं एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए साथ साथ मांगी जाती हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरी क्या होती है, अधूरी होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं, जैसे चाय और चीनी, ठीक है। चाय है,
चीनी नहीं है, सिंपल सी बात है, पूरक वस्तु है। स्कूटर, पेट्रोल, स्कूटर खरीद लिया, पेट्रोल नहीं है तो स्कूटर किसी काम का नहीं है, ठीक है। पेन और इंक, पेन है, इंक नहीं है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, पूरक वस्तु के एग्जाम्पल है। ये सभी एग्जाम्पल आपके सामने हर समय जब जब आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे यही एग्जाम्पल आपके पास बार बार आएंगे, ठीक है। यदि चाय की कीमत सपोज करो बढ़ जाए, चाय की कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो चीनी की मांग क्या हो जाएगी, स्वतः ही कम हो जाएगी, घट जाएगी, सिंपल सी बात है। चाय 5 रुपए की जगह 50 रुपए की हो जाए तो लोग कम पिएंगे, लोग कम पिएंगे तो सिंपल सी बात है, बनाने वाला चीनी क्या करेगा, कम खरीदेगा, डिमांड कम करेगा, और डिमांड कम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार स्कूटर की कीमत अगर बढ़ जाती है तो पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी। जहां स्कूटर आपको 50,000 रुपए में आता है, अगर वो बढ़कर 50 लाख रुपए का हो जाए या 5 लाख रुपए का हो जाए तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल खरीदेंगे नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के पास यदि स्कूटर होगा तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये दोनों एग्जाम्पल कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं कि पूरक वस्तु का जो डायग्राम बनता है, जिसका ग्राफ बनता है, वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर गिरता हुआ होता है, जिसे यहाँ पर अब एक डायग्राम के द्वारा हम बताने का प्रयास करेंगे। ये डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जहाँ पर 2 मैं वस्तु लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं पूरक वस्तु का एग्जाम्पल है। चाय की कीमत और चीनी की मांग, ठीक है ना, शुगर की प्राइस और कहीं ना कहीं शुगर के डिमांड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आपको यहां पर समझने का प्रयास करूंगा डायग्राम को। जैसे सपोज करो आपका जो ये एरिया, ये जो प्राइस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, कीमत, ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रारंभिक कीमत है किसकी, चाय की, ठीक है। ये चाय की क्या है, प्रारंभिक कीमत है। अब मैं यहां पर सपोज करो जो टी है, जो चाय है, उसकी जो प्राइस है, सपोज करो प्राइस प्रारंभिक 10 रुपए है, कितनी है, 10 रुपए, ठीक है। और इसके बाद चीनी जो है, चाय की क्या है कीमत, 10 रुपए है, तो उस समय चीनी की जो डिमांड है, जो इसकी मांग है, वो कितनी है, 10 किलो है, 10 केजी है, ठीक है, 10 केजी हो गई। अब सपोज करो अचानक किसी रीजन से चाय की जो कीमत है, प्राइस है, वो 10 रुपीज से बढ़कर कितनी हो जाए, 20 हो जाए, 20 रुपए हो जाए, बढ़ गई। तो सिंपल सी बात है, मांग का नियम क्या कहता है, जब किसी एक चीज की कीमत बढ़ जाती है तो उससे जुड़ी दूसरी चीज की उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर जब चाय की कीमत जब कहीं ना कहीं प्राइस बढ़कर क्या हो जाएगी, 10 रुपए से 20 रुपए हो जाएगी, तो चीनी की मांग स्वतः ही क्या हो जाएगी, 10 केजी से बढ़ के क्या घट के क्या हो जाएगी, 5 केजी हो जाएगी, 5 किलो हो जाएगी, ठीक है। और 5 किलो होने का मतलब क्या हो गया, ये नियम फिक्स हो गया, पूरक वस्तु का सामने आपके सामने फिक्स ये बता रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की स्वतः ही मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसा कि चित्र में बता रखा है, जब ओपी से बढ़कर OP1 हो जाता है चाय की कीमत, तब चाय की जो मांग है वो कहीं ना कहीं Q से घटकर क्या हो जाता है, Q1 हो जाता है। और जहां पर चेंज होता है इसको हम डेल्टा से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, डेल्टा। और डेल्टा जो वर्ड है आपके सामने बना हुआ है, ये डेल्टा ये बताता है कि परिवर्तन मतलब चेंजिंग, और चेंजिंग का मतलब होगा कि वास्तव में किस चीज में आपके सामने परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम इसकी व्याख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। व्याख्या जैसे मैंने आपको बताया थी सेम ऐसी रहेगी, ठीक है। दूसरी वस्तु को हम लेके आते हैं, वो है स्थानापन्न वस्तु, मतलब प्रतिस्थापन वस्तु भी इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पर। और प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन्न वस्तु कीमतों में अगर वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्थानापन्न वस्तु में वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को खरीदकर आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। जीवन में बहुत बार आपके सामने घटना घटी होगी, बहुत जबरदस्त, आप बहुत बार ऐसी भूख
भूख लग रही रहती है, खाने की आवश्यकता होती है, आपकी जेब में इतने पर्याप्त पैसे नहीं है कि जो आपकी भूख को शांत कर सके, या कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, एग्जाम्पल आपको चपातियां खानी है, आपकी जेब के अंदर 10 रुपए हैं, चपाती 15 रुपए की है, लेकिन आपको भूख लग रही, तो आप क्या करोगे, चपाती के स्थान पर आप पाव खरीद लेते हो, तो कहीं ना कहीं चपाती की जो प्रतिस्थापन वस्तु क्या हो गई, पाव हो गई। तो इसी प्रकार यहां पर भी एग्जांपल है कि यदि किसी कारण से चाय और कॉफी जो दो वस्तुएं हैं, अगर दोनों के रेट बिल्कुल बराबर हैं, मतलब सेम है, अगर सपोज करो चाय के रेट अचानक तेजी से क्या हो जाए, बढ़ जाए, और कॉफी के रेट में कोई परिवर्तन ना हो, तो लोग चाय की जगह कॉफी को पीना पसंद करेंगे। रीजन है उसका कि अब मैं यहाँ पर ये बात प्रेजेंट नहीं कर सकता कि नहीं भाई मुझे तो चाय ही पसंद है, मैं कॉफी क्यों पीऊं। बहुत बार हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि चाय का सब्स्टिट्यूट मान सकता हूं मैं कॉफी को, ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मैं बोल सकता हूं। तो यहाँ पर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि यदि चाय महंगी हो जाए तो उपभोक्ता चाय की जगह कॉफी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा, क्योंकि कॉफी की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए वो कॉफी उन पैसों के अंदर या उस प्राइस के अंदर सुटेबल है, हम उसको परचेज कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। इससे चाय की कीमतें बढ़ने पर भी कॉफी की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार स्थानापन्न वस्तु में जो मांग वक्र होता है, जो डिमांड कर्व होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। क्योंकि उसका स्लोप पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि वो डिमांड कर रहा है, उसने डिमांड में कमी नहीं की है, उसने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो गुड्स हैं, किसी एक वस्तु की डिमांड में कमी की है, लेकिन उसने दूसरी वस्तु की डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम इसको एक डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव जो आपके सामने डायग्राम है, डी डिमांड करो, ये क्या बताने का प्रयास कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखें। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जैसे उसने बोला था कि ये चाय जो है ये टी है, ठीक है, और ये क्या है, कॉफी है। ओके, अब चाय की सपोज करो जो प्राइस है वो प्रारंभिक जो प्राइस है, ठीक है, वो 10 रुपए है, और कॉफी की जो प्रारंभिक प्राइस है वो भी कितनी है, 10 रुपए है, ठीक है। ये दोनों की फिक्स प्राइस है। अचानक क्या हुआ, अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ उछाल आया, कुछ तेजी आई, और तेजी आने से क्या हुआ, जो चाय की जो कीमत थी वो 10 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई, ठीक है। अब लेकिन कॉफी की जो प्राइस थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो कितना था, 10 ही रहा। अब उपभोक्ता क्या सोचेगा कि उसके पास तो उसकी आय थोड़ी बढ़ी है, आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और आय में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो उपभोक्ता कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि मुझे अगर किसी पेय पदार्थ को पीना है तो मैं चाय के लिए क्या लूंगा, कॉफी लूंगा। सिंपल सी बात है, वो उसकी कॉफी की डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा, कॉफी की डिमांड बढ़ा देगा, चाय की डिमांड क्या कर देगा, घटा देगा, ठीक है ना। और ये चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है कि यदि जब चाय की कीमत ओपी है तो उस समय कॉफी की मांग ओक्यू है। यदि चाय की कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है तो उस समय चाय की कीमत जैसे ही बढ़ी, उपभोक्ता ने कॉफी की डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी, Q से Q1 कर दी, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसको संयोग बिंदु दे सकते हैं, A2 क्या हो गया, B हो गया। रीजन है उसका पॉजिटिव डायग्राम क्या बता रहा है, पॉजिटिव डायग्राम ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरी सब्स्टिट्यूट जो उसकी गुड्स है, उसकी दूसरी जो वस्तु है उसकी प्राइस में अगर चेंज नहीं होगा तो स्वाभाविक है उसकी प्राइस में चेंज ना होने से उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। और ये आपके पास जो डायग्राम है ये प्रेजेंट करता है कि स्थानापन्न वस्तुओं का जो ग्राफ होता है, जो चित्र होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।